क्या ये मर गया है? नहीं, हम अब भी जिंदा हैं। तो जैसे तुम लोगों को मालूम होगा, आर एस प्ले सुपर पे ऑलमोस्ट 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डला है। एंड तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस भी कर लिया होगा इसके पीछे का रीज़न क्या है। यस, इसके पीछे का रीज़न वही अनिकेत भैया का डेली का रंडी रोना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों में से एटलीस्ट कुछ लोगों को याद होगा कि मैं कौन हूँ। बट फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम आयुष। मैं अनिकेत भैया के बाद आर एस प्ले सुपर का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर हूँ। ना आई नो कि मेरी आवाज़ तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, खून की उल्टी करने का मन कर रहा होगा। बट यार, अब अनिकेत भैया की वजह से इतने बड़े चैनल को डेड थोड़े होने दे सकते हैं। एंड अनिकेत भैया ने भी क्विट नहीं किया है, वो बस फिलहाल के लिए थोड़ा सा बिजी हैं एंड कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे। सो इन द मीन टाइम आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल एंड आई होप यार कि तुम लोग सपोर्ट करो। इतना पुराना चैनल है, इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हैं इस चैनल के साथ, विच इज वाई आई जस्ट डोंट वांट टू सी दिस चैनल डाई। सो नाउ बकवास बंद करते हैं और चैप्टर 1150 के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर वॉज अ प्योर बैंगर। सो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लिटरली ईमू सामा ने गंगू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि होली नाइट्स काफी ज्यादा टाइम ले रहे थे बच्चों को किडनैप करके एंड देन फोर्सिंग एल्बाफ जायंट्स टू फाइट फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट, बिकॉज मैरिजुआ इज करंटली बीइंग अटैक्ड, जिसकी वजह से ईमू सामा इंपेशेंट हो रही है और वो चाह रही है कि होली नाइट्स वापस से मैरिजुआ आए, बिकॉज दे नीड एडिशनल मिलिट्री फोर्स। कंफर्म तो नहीं किया गया है मैरिजुआ पे कौन अटैक कर रहा है, बट इट्स प्रोबेबली ड्रैगन एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी, क्योंकि जैसा तुम लोगों को याद हो, ड्रैगन ने खुद ही कहा था वो अपना मूव तब करेगा जब होली नाइट्स मूव करेंगे। जैसे ही ईमू गंगो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करती है, गंगो की बॉडी के अंदर से 2 बैट टाइप के विंग्स निकल आते हैं, एक टेल निकल आती है और उसके हाथ में एक ट्राइडेंट आ जाता है, जो कि उसे एक प्रॉपर क्लासिक डेविल वाला लुक दे रहा होता है, जैसे क्लासिक डेविल्स बेसिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ दिस इज फैसिनेटिंग, बिकॉज हम सब काफी समय से स्पेकुलेट कर रहे थे कि ओडा सेंसे ईमू को भी किसी एंशिएंट मॉन्स्टर की पावर देंगे, जैसा उन्होंने 5 एल्डर्स के साथ किया था। एंड हम सब सोच रहे थे कि ईमू की पावर्स ऊमी बोजू, जो कि एक जापानीज मिथ है, उससे कुछ रिलेटेड होएगी। बट अब ओडा ने उन सारी थ्योरीज को रॉन्ग प्रूव कर दिया है और ईमू को इंस्टेड एक लिटरल डेविल की पावर दे दी है। और ऐसा वैसा कोई डेविल नहीं, बल्कि एक ऐसा डेविल जो कि अदर्स को भी डेविल्स की पावर्स दे सकता है। अभी तक कंफर्म तो नहीं किया गया है कि ईमू ये सब किसी डेविल फ्रूट की पावर्स की वजह से कर पा रहा है या नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोई डेविल फ्रूट की पावर नहीं है, बल्कि ईमू इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेविल फ्रूट्स इटसेल्फ। आई मीन, मेरे कहने का मतलब ये है कि डेविल फ्रूट्स को डेविल फ्रूट्स ही क्यों कहा जाता है, कोई ना कोई तो रीजन होएगा ना। एंड मुझे लग रहा है अब कि जो ईमू है वो डायरेक्टली डेविल फ्रूट्स की क्रिएशंस एज अ होल से कनेक्टेड है समहाउ। और वन पीस के एडम ट्री पे जो हमने म्यूरल देखा था, जिसके अंदर ये डेविल टाइप का क्रीचर सन को खा रहा होता है, हो सकता है कि ये एक्चुअल में ईमू का ट्रू फॉर्म हो या फिर उसका फाइनल फॉर्म हो। और एक और बात ये है कि ईमू यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आई, उसने गंगो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया। अगर ईमू इतनी ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रही थी तो उसे खुद आ जाना चाहिए था, जॉब को जल्दी फिनिश कर देना चाहिए था, जैसा 5 एल्डर्स ने एगेड आइलैंड पे किया था। तो ऐसा पॉसिबल है कि शायद ईमू मैरिजुआ से बाउंड है और उस प्लेस को वो लीव नहीं कर सकती फॉर व्हाटएवर रीजन। सो चैप्टर 1150 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं एल्बाफ के जायंट्स वाले अडल्ट्स बच्चों के पास आ गए होते हैं। कोलन रो रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके फादर को नीचे अंडरवर्ल्ड में गिरा दिया, जिससे सुन के ऑफ कोर्स अडल्ट जायंट्स सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज गबान इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग डूड। बंदे का ऑरा नेक्स्ट लेवल पे था, बंदे को काफी ज्यादा हाइप कर रहे थे ओडा सेंसे। मगर चिंता मत करो, गबान मरा नहीं है, उसके पीछे चॉपर भी था, तो चॉपर मोस्ट प्रोबेबली गबान को सेव कर लेगा। और ओडा सेंसे ने गबान को सिर्फ कुछ चैप्टर्स के लिए साइडलाइन किया है ताकि बाकी के कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट मिल सके। एनीवेज, कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि ईमू सामा फाइनली अपनी हाकी रिलीज करती है एंड इट इज एज डेंजरस एज एनीवन वुड हैव एक्सपेक्टेड। बेबी जायंट्स एंड इवन अडल्ट जायंट्स तक बेहोश होने लगते हैं। तुम समझ रहे हो, अडल्ट जायंट्स को अपनी सिर्फ हाकी से बेहोश कर देना कितनी बड़ी फीट है। स्पेशली ईमू यहाँ पे खुद नहीं आई है, उसने सिर्फ गंगो की बॉडी को यहाँ पर पोजेस कर रखा है, मगर फिर भी उसकी हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो एल्बाफ जैसे एक आइलैंड पे इन लोगों को बेहोश करे जा रही है, जहाँ पे लिटर में जायंट्स रहते हैं, जो कि 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम्स लार्जर है देन एनी अदर आइलैंड इन वन। इसके बाद ईमू किलिंगम से पूछती है कि क्या बस इतना ही अकॉम्प्लिश कर सकते हैं तुम्हारे नाइटमेयर वाले मॉन्स्टर्स, जिनको एमएमएस कहा गया है यहाँ पर। जिसका ऑफ कोर्स किलिंगम डरते हुए रिप्लाई देता है, वो कहता है कि उसने अभी भी नाइटमेयर होल्स को ओपन रखा हुआ है, जिससे अनगिनत मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं, और अगर वो मर भी जाते हैं, मॉन्स्टर्स अगर मर भी जाते हैं, तो किलिंगम उन्हें बस एक वर्ड से वापस से रिवाइव कर सकता है, जो कि बहुत टेरिफाइंग पावर है। इसके बाद ईमू सॉमर्स को बच्चों को देखने का ऑर्डर देती है, और यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स ये देख के कंफ्यूज्ड हैं और सरप्राइज्ड हैं कि ये बंदा अभी भी जिंदा कैसे है। गबान ने तो इसे चीर डाला था ना, जिससे हमें ये चीज मालूम पड़ती है कि शायद गबान का जो अटैक है वो इन होली नाइट्स वगैरह को सिर्फ थोड़े समय के लिए डैमेज कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो गबान का अटैक था उसने सॉमर्स को डैमेज कर दिया था और सॉमर्स मरने वाला था, मगर अब ईमू क्योंकि आ गई है तो सॉमर्स की रिजेनरेशन एबिलिटी
काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, शायद इस वजह से ये बंदा वापस से रीजनरेट कर ले रहा है। वी डोंट नो दैट जस्ट येट, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। नामी, जिम्बे और रॉबिन सोच रहे होते हैं कि यार ये लूफी और जोरो कहाँ चले गए, जब इनकी ज़रूरत होती है तभी ये गायब हो जाते हैं। इसी बीच रॉबिन सॉमर्स के थॉर्न्स से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है। सॉमर्स के जो थॉर्न्स ने रॉबिन को कैप्चर कर रखा होता है, उससे वो अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो जितना ट्राई कर रही होती है वो उतना ज़्यादा हर्ट हो रही होती है। इसके बाद ईमू कहती है कि मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जब हमें ये एल्बाफ जायंट्स के बच्चे मिल जाएंगे तो इसके बाद हम एक्चुअली में बार्गेन करेंगे तो करेंगे किससे, क्योंकि यहाँ पे तो इनका कोई किंग ही नहीं है, एल्बाफ जायंट्स का तो कोई किंग ही नहीं है, तो हम किससे बार्गेन करेंगे कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे दे देंगे और तुम आओ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड से आके लड़ो। सॉमर्स भी डरते हुए ईमू की हाँ में हाँ मिला रहा होता है और मन ही मन में गबान को गाली दे रहा होता है, क्योंकि सॉमर्स की बॉडी तो डिजनरेट कर रही है मगर फिर भी गबान का अटैक इतना हर्टफुल था कि अभी तक उसका पेन गया नहीं है। इसके बाद ईमू डोरी और ब्रॉगी की तरफ घूमती है और उन दोनों को कमांड करती है कि अब से मैं तुम दोनों को एल्बाफ के न्यू किंग्स बना रही हूँ। ऑफ कोर्स डोरी और ब्रॉगी को ईमू को देख के गुस्सा आ रहा होता है। सारे जायंट्स ईमू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉगी तो इवन ईमू को अपने हाथ में पकड़ लेता है, बट ईमू को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और इसके बाद ईमू वो डेविल वाले सर्कल के अंदर से एक डेविलिश बुक निकालती है। अगर तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर देखा होगा तो ब्लैक क्लोवर के अंदर जो वो ग्रिमोर्स होती हैं वैसे ही टाइप की कुछ है ये। ईमू डोरी और ब्रॉगी को ऑर्डर्स देना कंटिन्यू रखती है और कहती है कि तुम दोनों जाओगे और जाके बियर्ड हिल जारुल को जान से मार डालोगे और बन जाओगे एल्बाफ के न्यू किंग्स। जिसको सुन के ब्रॉगी पूरा गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है तू कौन होती है हमें कमांड करने वाली। ब्रॉगी के इतना बोलते ही ईमू अपनी वो डेमोनिक ग्रिमोर के अंदर से एक डेमोनिक शॉटगन और एक डेमोनिक डैगर निकालती है। डैगर से वो ब्रॉगी के पहले हाथ में मारती है एंड देन अपनी शॉटगन से उसका हाथ लिटरल में फाड़ देती है। अब ये देख के सारे जायंट शॉक्ड हो जाते हैं और अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ओडा ने यहाँ पे इनके शॉक्ड रिएक्शंस वैसे ही ड्रॉ किए हैं जैसे रिएक्शंस लोग तब बनाते हैं जब अपना लूफी गियर 5 में जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि लूफी का जो गियर 5 वाला फॉर्म है एंड जो ईमू की पावर्स है, तो दोनों जब अपनी पावर्स यूज़ करते हैं तो वो दोनों कार्टूनिश फॉर्म में चले जाते हैं। ये बस मेरी थियरी है, कुछ भी प्रूवन नहीं है और ऐसा हो सकता है कि मैं बस ओवर थिंक कर रहा हूँ। बट एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि ईमू अपनी डेमोनिक ग्रिमोर के अंदर से मल्टीपल वेपन्स निकाल सकती है एंड देन उन्हें यूज़ कर सकती है और ईच वेपन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हर्ट इवन जायंट्स। यहाँ पर भी ईमू ने ब्रॉगी के स्ट्रॉन्गेस्ट हाथ को तबाह किया है, वो भी इजीली। इसके बाद ईमू एक मैजिकल सर्कल बनाती है जैसा हमने काफी बार देखा है और फोर्सफुली ब्रॉगी के ऊपर एक डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट चढ़ा देती है जिसमें वो ब्रॉगी के लाइफ स्पैम को ले रही है और इन एक्सचेंज उसे एक इमॉर्टल बॉडी ग्रांट कर रही है जो कि है बियॉन्ड एनी लॉजिक एंड रीजनिंग, जो कि कंफर्म करती है कि 5 एल्डर्स और होली नाइट्स के रिजनरेशन के पीछे ईमू का ही हाथ। इसके बाद ईमू अपने एक मूव को यूज करती है जिसका नाम है डार्क इन्वर्जन डोमेन डोमी रिवर्सी, जो कि ऑल्सो इस चैप्टर का भी नाम है। इस मूव को करने के बाद ब्रॉगी उस डेमोनिक सर्कल के अंदर गिर जाता है एंड जब वो उस सर्कल के अंदर से बाहर आता है देन ही टर्न्ड इनटू अ लिटरल डीमन। उसके पास भी बैट लाइक विंग्स आ चुके हैं और वो अपने अदर फेलो जायंट्स से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और साथ ही साथ उसने अपना दिमाग भी खो दिया है। वो प्योर ईवल हो चुका है, वो इतना ज्यादा ईवल हो चुका है कि वो अपने फेलो जायंट्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके जायंट फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं नहीं ब्रो, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, हम तो दोस्त हैं, होश में आओ। मगर ब्रॉगी डजंट गिव अ फक। अब उसे लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि अपना डोरी भी एक डेविल बन चुका है। वहां मौजूद बाकी सारे जायंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मगर वो फिगर आउट करते कि उससे पहले ही वहां मौजूद ऑलमोस्ट हर जाइंट डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक अमेजिंग पैनल देखने को मिलता है जिसमें एल्बाफ के जाइंट्स डीमंस में टर्न हो चुके हैं। उनके पीछे हैं नाइटमेयर वाले मॉन्स्टर्स जो कि ऑल्सो ईमू की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं एंड दे आर ऑल रेडी टू डिस्ट्रॉय एल्बाफ। बट ईमू ऑर्डर देती है कि नहीं, दिस लैंड मस्ट बी रूल्ड, इसे पूरा डिस्ट्रॉय मत करना, बस मुझे शो करो कि तुम लोग कैसा परफॉर्म करोगे बैटल में। लास्ट के पैनल में हम देखते हैं कि जारुल के सबऑर्डिनेट्स जारुल से कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर जारुल रिस्पॉन्स में कहता है कि दिस इज नॉट वॉट यू टेल टू अ वॉरियर। एंड इसी के साथ चैप्टर 1150 खत्म हो जाता है। माफ करना बैकग्राउंड में पैरट्स की नॉइज आ रही थी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मैं कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। एंड प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को सपोर्ट करो सो RS प्ले सुपर कैन स्टिल रिमेन अलाइव। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।